नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं आपका दोस्त विकास टेकरे। आइए जानते हैं इतिहास लेखन एमए द्वितीय सेमेस्टर की एक और अध्याय को, एक और विषय को। हमारी जानकारी इतिहास लेखन की इस किताब से होने वाली है जिसके राइटर हैं डॉक्टर एस.एल. बरे। आइए शुरुआत करते हैं। हम आज पढ़ने वाले हैं एमए द्वितीय सेमेस्टर इतिहास लेखन एवं उसकी अवधारणा के अंतर्गत अध्याय 6 जो कि यूनिट 1 का है और इसका नाम है कृषक समुदाय की संस्कृति। इस अध्याय से बनने वाले लगभग सभी प्रकार के प्रश्नों को आज हम देखने वाले हैं एक ही आंसर में। दोस्तों, यहाँ पर एक कोटेशन है और इसका इस्तेमाल आपको ज़रूर आंसर के रूप में करना है क्योंकि कोटेशन आपके आंसर की शोभा बढ़ाता है। जब आप किसी कोटेशन को लिखते हैं तो जांचने वाले को ये समझ में आता है कि इस विद्यार्थी का स्तर ऊंचा है, क्योंकि इतिहासकारों के विचार लिखना हर किसी के बस की बात नहीं। यहाँ पर हावन नामक इतिहासकार कहते हैं, भारतीय किसान कर्ज में जन्म लेता है, कर्ज में ही जीता है और कर्ज में ही मर जाता है। इसे याद रखना उतना कठिन नहीं है, इसीलिए आप याद कर सकते हैं। दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। मैं आपको सामान्य रूप से पढ़कर सुनाऊंगा और साथ ही समझाने का प्रयास करूंगा। मुझे उम्मीद है कि मैं खुद भी समझूंगा और आपको समझा सकूंगा। आपकी वीडियो के अंत तक बने रहने की कामना करता हूं। कृषक समुदाय की संस्कृति। यहाँ पर अरथ जी कहते हैं, हमारे किसान सुखी व संपन्न होंगे तो राज्य संपन्न होगा। स्वाभाविक है, भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है। यहाँ पर की लगभग 54% आबादी कृषक है और 60% आबादी किसानों पर आश्रित है। आज भी 2023 में, आज भी 21वीं शताब्दी में। तो स्वाभाविक है कि अगर किसानों की स्थिति बेहतर होगी तो स्वाभाविक है कि उन 60% लोगों की स्थिति बेहतर होगी जो देश की आबादी है, और जब 60% आबादी बेहतर होगी तो स्वाभाविक है कि देश उन्नति करेगा। आइए पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। प्राचीन काल से भारत के आर्थिक जीवन का आधार कृषि ही रहा है। समय अनुसार किसानों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में भी परिवर्तन होते रहे हैं, क्योंकि प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के शासकों ने किसानों के प्रति अलग अलग प्रकार की नीतियों को लागू किया था, जिससे राजनीतिक परिवर्तनों का किसानों पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक हो गया था। सिंधु सभ्यता से अंग्रेजी युग तक के किसानों की स्थिति का वर्णन ऐतिहासिक ग्रंथों में उपलब्ध होता है, जो निम्न प्रकार है। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर आज के समय तक किसानों की क्या स्थिति रही है। सामान्य रूप से अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए यह लिखना ज़्यादा कठिन नहीं होगा, क्योंकि आपको समय के अनुसार क्रम वाइज 7-8 पॉइंट बनाने हैं। जैसे कि पहले सिंधु घाटी की सभ्यता, उसके बाद कौन सबसे प्रमुख रहा, मौर्य काल, उसके बाद में गुप्त काल, फिर उसके बाद में दिल्ली सल्तनत, फिर मुगल काल, फिर ब्रिटिश काल, फिर आधुनिक काल। इस तरह से आप समय अनुसार खुद ही अपने मन से वर्णन कर सकते हैं, ये उतना कठिन नहीं है। दोस्तों, शासक किसानों की स्थिति को बेहतर करने के लिए इसीलिए लगे होते थे क्योंकि कृषि कर से ही उनके राज्य चलते थे। आइए आगे देखते हैं और प्राचीन काल में किसानों की स्थिति कैसी थी जानने का प्रयास करते हैं। सिंधु सभ्यता के निवासी कृषि कार्य करते तथा विभिन्न फसलों को उगाते थे। उनकी आर्थिक समृद्धि का प्रमुख आधार व्यापार एवं कृषि था। इस युग में कृषक सुखी व संपन्न थे। वैदिक काल एवं संगम युग में किसानों द्वारा कृषि कार्य करने का वर्णन मिलता है। अतः स्पष्ट है कि प्रत्येक युग में किसान देश की आर्थिक निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे होंगे। उनके द्वारा दिया लगान देश की आय का प्रमुख साधन था, इसलिए प्रत्येक शासक ने कृषि के विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया। मौर्यकालीन किसानों की स्थिति भी संतोषजनक थी। अब हम यहाँ पर मौर्य काल की स्थिति पढ़ रहे हैं। आप चाहें तो पेन किधर, अगर आप चाहें तो इस तरह से इसे भी पॉइंट बना सकते हैं। मौर्य कालीन किसानों की स्थिति भी संतोषजनक थी। यद्यपि समस्त भूमि पर राज्य का अधिकार था, वे लगान के रूप में निरंतर सरकार को कुल उपज का 1/4 भाग दिया करते थे। इस समय पर 1/4 भाग कर के रूप में लिया जाता था। सिंचाई कर अदा करके किसान राज्य की नहरों का प्रयोग करते थे। किसानों के सुख व हितों के लिए शासक सदैव चिंतित रहते थे और किसानों
और उनकी प्रत्येक संभव सहायता भी करते थे। मौर्य शासकों में किसानों की सुविधाओं के लिए सिंचाई की श्रेष्ठ व्यवस्था की थी, खास तौर पर महान शासक अशोक के समय पर। अब हम यहाँ पर देखेंगे गुप्त काल में किसानों की स्थिति। मैं यहाँ पर इन्हें पॉइंट बनाना भूल गया हूँ, आप चाहें तो पॉइंट बना सकते हैं। गुप्त काल में सैनिकों को नगद वेतन के स्थान पर भूमि दिए जाने की प्रथा थी, जिसके कारण जागीरदारी प्रथा अथवा सामंतवाद का उदय हुआ। इन भूमि के स्वामियों को प्राप्त भूमि से कर प्राप्त करने का भी अधिकार था। वास्तव में इस प्रथा के जनक गुप्त शासक न होकर सातवाहन थे। समय के साथ साथ भूस्वामियों को कर की वसूली के साथ दीवानी, फौजदारी व न्यायिक अधिकार भी दे दिए गए, जिससे उनकी शक्ति में पर्याप्त वृद्धि हुई। भूमि को यदि उसका स्वामी किसी कारणवश बेचता था तो ये समस्त अधिकार स्वतः नए स्वामी को प्राप्त हो जाते थे। गुप्त शासन के अंतिम वर्षों में व्यापार और वाणिज्य के पतन के कारण कृषि कार्य करने वालों की संख्या अत्यधिक बढ़ गई। फलतः जमींदारों को उनके शोषण और उत्पीड़न के अधिक अवसर प्राप्त होने लगे। जमींदारों के अत्यधिक शक्तिशाली होने के कारण किसानों को भूमि से हटाने और उन्हें बेगार लेने की प्रथा ने जन्म ले लिया। जमींदार किसानों के परिवार के अन्य सदस्यों का भी शोषण करते थे। यानी कि हम कह सकते हैं कि मौर्य काल तक स्थिति बेहतर थी, लेकिन गुप्त काल के पतन के साथ ही किसानों की स्थिति भी गिरती गई। आगे देखें तो इस काल में दो वर्ग विद्वान थे। कब? सातवाहन और मौर्य काल में दो वर्ग विद्वान थे जो सामंत वर्ग और निर्धन वर्ग के नाम से जाने जाते थे। जागीरदारों द्वारा निरंतर किसानों का शोषण किए जाने के कारण उनकी स्थिति उत्तरोत्तर दयनीय होती जा रही थी। अब हम देखते हैं कि हमने लगभग पहले शताब्दी से या फिर सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका समय 2700 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व है, यानी कि हमने 2700 ईसा पूर्व से लेकर हमने लगभग 1000 ईस्वी तक के इतिहास में किसानों की स्थिति को पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं लगभग 1200 से लेकर 1500 ईस्वी तक के समय को, जो दिल्ली सल्तनत के काल के नाम से जाना जाता है। आपको याद होना चाहिए कि 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश या ममलूक वंश की स्थापना की, जिसके साथ दिल्ली सल्तनत का समय शुरू होता है, जो 1526 अंतिम सुल्तान या शासक इब्राहिम लोदी की मृत्यु तक चलता है। इसके बाद मुगल वंश की स्थापना होती है। आइए पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आपको केवल इन्हें पढ़ना है और अपने दिमाग में थोड़े बहुत फैक्ट बैठाने हैं, बाकी आपको मन से ही लिखना है, क्योंकि ये इतने कोई टफ सिद्धांत नहीं है या किसी भी प्रकार के कुछ नहीं है, केवल विचार हैं जो हर व्यक्ति अपने मन में निकाल सकता है। प्राचीन भारत के साथ साथ सल्तनत काल में भी कृषि देश में कृषि की प्रधानता बनी रही। भूमि के उपजाऊ होने के कारण एक वर्ग में दो फसलों को उगाने की परंपरा अभी भी जारी थी। राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भू राजस्व था, जिसे किसान नगद अथवा अनाज किसी भी रूप में राजकोष में जमा कर सकता था। इस काल में भू राजस्व की दर के संबंध में इतिहासकार एकमत नहीं है। किसी के अनुसार यह दर उपज का 1.5% थी, 1/3 भाग रही होगी, जिसे बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने बढ़ाकर 1/2 भाग कर दिया था। इसके साथ इसके अतिरिक्त कृषकों को राजस्व अधिकारियों के शोषण का भी शिकार बनना पड़ता था। प्राकृतिक आपदाओं के होने के कारण गरीब किसानों की सुविधाओं के लिए नहरों का निर्माण कराया गया था। किंतु इसमें किसानों के प्रति उदारता का भाव नहीं था, अपितु राज्य की आय वृद्धि का भाव जुड़ा हुआ था। अत्यधिक उत्पादन और शाही आदेशों के कारण वस्तुओं के भाव बहुत कम थे। दोस्तों, आपको ये जानना चाहिए कि इस्लाम धर्म में जल का बहुत ज़्यादा महत्व है, इसीलिए ज़्यादातर मुस्लिम शासकों ने सिंचाई व्यवस्था को बहुत ज़्यादा बेहतर किया, जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक की सिंचाई व्यवस्था हो, या फिर फिरोज शाह तुगलक की सिंचाई व्यवस्था, या फिर शेर शाह सूरी की। इन सभी को भारतीय इतिहास के दिल्ली सल्तनत के दौर में सिंचाई व्यवस्था और किसानों के विकास के लिए जाना जाता है, और भविष्य में जाकर अकबर जैसे शासकों ने इन्हीं को कॉपी पेस्ट किया था। आगे देखते हैं, इस समय व्यापारिक वस्तुओं का भी उत्पादन होने लगा था। दोस्तों, डॉक्टर अशरफ ने इस समय की कृषि के संदर्भ में लिखा है कि इस समय की जो उपज थी वह आज की उपजों से
अलग प्रकार की थी और विभिन्न अनाजों के साथ साथ जड़ी बूटियां, खुशबूदार लकड़ी व मसालों का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता था। यहाँ पर पलसठ नामक एक इतिहासकार कहते हैं कि नील के अत्यधिक उत्पादन का भी वर्णन होता है। यद्यपि मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में दोआब में भीषण अकाल के कारण किसानों को अत्यधिक कष्ट उठाने पड़े थे, पर सुल्तान द्वारा यथास्थिति की जानकारी के पश्चात किसानों की हर संभव सहायता किए जाने के भी वर्णन उपलब्ध हैं। इससे स्पष्ट है कि दिल्ली सल्तनत काल में किसान संतुष्ट और समृद्ध थे। कुछ स्वार्थी भू राजस्व अधिकारियों ने उनके शोषण और उत्पीड़न के प्रयास अवश्य किए थे, किंतु शासन द्वारा उन्हें इस उत्पीड़न से मुक्त कराने के प्रयास किए गए और कृषकों का उत्पीड़न करने वाले अधिकारियों को विभिन्न प्रकार के दंड दिए गए थे। साथ ही जो अधिकारी गलत मार्ग पर पहुंच गए थे उन्हें भी सद्मार्ग पर लाने का प्रयास किया गया था। मुगल काल में कृषकों की स्थिति अब जानते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं 5वें पॉइंट पर, जहां पर हम जानेंगे कि किसानों की स्थिति क्या थी। चौथे पॉइंट पर, शेर शाह सूरी द्वारा भूमि प्रबंध संबंधी कार्यों एवं नीति को मुगल सम्राटों ने बहुत ही बड़े स्तर पर अपनाया और कुछ संशोधनों के साथ उन्हें अपना लिया। उनके भू राजस्व अधिकारियों ने किसानों व कृषि के स्तर को ऊपर उठाने के प्रयास किए। उन्होंने कुल उपज का 1/3 भाग भू राजस्व के लिए लिया जाने की परंपरा को जारी रखा। अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री राजा टोडरमल ने किसानों को राज्य की ओर से धन दिया जाना उनके बंदोबस्त की प्रमुख विशेषता यहाँ पर बताई है, जिसे किसान आय आसान किस्तों में वापस कर सकते थे, यानी कि ऋण लेने की व्यवस्था यहाँ पर मुगल सम्राटों द्वारा प्रारंभ की गई थी। अकाल पड़ने की दशा में किसानों से भू राजस्व वसूल नहीं किया जाता था। प्रोफेसर जदुनाथ सरकार ने लिखा है, गरीब प्रजा को राजकोष से तकावी दी जाती थी ताकि वे लोग बीज और कृषि से संबंधित सामान खरीद सके। आपको यह जानना चाहिए कि मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ पर एक कृषि विभाग की स्थापना ही की थी, जिसे दीवान कोही कहा जाता था। सम्राट स्वयं कृषि व कृषकों के हित के प्रति जागरूक था और उसने अपने सूबेदारों को स्पष्ट आदेश दिया था कि किसानों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए। अकबर के शासन के बाद उनके उत्तराधिकारियों के काल में गिरावट आना प्रारंभ हो गया था। राजस्व अधिकारियों को नगद वेतन दिए जाने से स्थान पर जागीरें दिए जाने की परंपरा प्रारंभ हुई। जैसे मालगुजारी ठेके पर वसूल किए जाने के कारण किसानों का शोषण होने लगा था। यद्यपि राजा भारमल ने शाहजहां के शासन में किसानों की स्थिति के संदर्भ में लिखा है कि जो कृषक कृषि कार्य के द्वारा आय बढ़ाते थे उन्हें पुरस्कृत किया जाता था और आय कम करने वाले किसानों को दंडित किया जाता था। इसके विपरीत बर्नियर लिखते हैं कि शाहजहां के शासनकाल में कृषक खेती का कार्य इच्छा से नहीं वरन व्यवस्था से कर रहे थे। इस प्रकार विद्वानों की दो राय हमें यहाँ बताती है कि स्थिति न तो बेहतर थी और न ही श्रेष्ठ। इसके पश्चात औरंगजेब के शासनकाल में कृषि पतन के कारण किसानों की स्थिति दयनीय हो गई थी। निरंतर युद्धों में धन की आवश्यकता के कारण किसानों की स्थिति और भी बेहतर होनी चाहिए थी, जो नहीं हो सकी। औरंगजेब के शासनकाल में कृषि कार्य की अवहेलना करने वाले किसानों को पीटा जाता था तथा उनका शोषण किया जाता था। मुगल कालीन किसानों के संबंध में प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर यूसुफ हुसैन लिखते हैं, कस्बों और नगरों में रहने वाले किसानों व निम्न श्रेणी के लोगों की स्थिति ऐसी ही थी जैसे आधुनिक समय में है। वास्तव में किसानों की दयनीय स्थिति औरंगजेब के समय के आसपास हुई थी, किंतु उन अनेक विद्वान इससे सहमत नहीं हैं। मुगल काल में कृषकों की स्थिति मध्यम स्तर की थी। सम्राटों की नीतियों के केंद्र में कृषकों को भी रखा जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक, शेर शाह सूरी, अकबर और शाहजहां जैसे सम्राटों ने अपनी कृषक प्रजा के हित में कार्य किए, किंतु वे पूर्णतः समृद्ध नहीं थे। अब देखते हैं कि अंग्रेजों के समय में किसानों की स्थिति कैसी थी। अंग्रेजों के भारत आगमन से पूर्व गांवों में रहने वाले किसानों की स्थिति संतोषजनक थी, किंतु इसके आगमन के पश्चात उनकी स्थिति उत्तरोत्तर गिरती गई। अंग्रेजों से पूर्व भारत में किसानों को अन्नदाता कहा जाता था। इस काल में किसान जमींदार और साहूकार के पंजे में दब गए थे। क्लाइव और हेस्टिंग्स ने अधिक धन वसूली के द्वारा किसानों का शोषण शुरू किया। तो कॉर्नवालिस की नीति ने
उन्हें जमींदारों के हाथ का खिलौना बना दिया। भू राजस्व की दर 55% कर दिए जाने से किसानों की कमर टूट गई और सरकार राजस्व की अदायगी के लिए उसे ऊंचे ब्याज पर ऋण लेने के लिए बाध्य होना पड़ा। रैयतबाड़ी और महालबाड़ी प्रथा ने भी उसकी स्थिति में सुधार में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं दिया। वस्तुतः यह व्यवस्था भी जमींदारी प्रथा का ही एक रूप सिद्ध हुई और कृषक निरंतर शोषण और उत्पीड़न का शिकार बनते रहे। दूषित नीतियों और अपने हित साधने के चलते अंग्रेजों ने खाद्यान्न फसल की अपेक्षा व्यापारिक फसलों के उत्पादन पर कृषकों को विवश किया। कपास, नील, जूट व चाय के उत्पादन पर बल दिया गया, किंतु इसमें कृषकों का कोई आर्थिक हित नहीं थे। अंग्रेज उनसे कौड़ियों के दाम फसील खरीदते थे। फलस्वरूप बंगाल, बिहार, उड़ीसा सहित भारत के अलग अलग हिस्सों को भीषण अकाल से गुजरना पड़ा। इस समय होने वाले विद्रोहों में नील विद्रोह, कुकी विद्रोह, मोपाला विद्रोह आदि शामिल हैं। कृषकों के विद्रोह विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं क्योंकि इनका स्वतंत्रता संग्राम में भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। दोस्तों, जो किसान थे उनसे अक्सर अंग्रेज़ दबाव डालते थे कि वे व्यापारिक फसलें उगाएं, जिसके चलते ये हुआ कि आप देखेंगे कि 1870 से 1900 के बीच में बहुत ज़्यादा अकाल आए, जिसके कारण बंगाल हो, उड़ीसा हो, बिहार या फिर महाराष्ट्र, इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जनहानि हमें देखने को मिलती है। आगे देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम में कृषकों की स्थिति, उनका क्या योगदान था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में। कृषक आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर संगठित करने में बुद्धिजीवियों और शीर्ष क्रांतिकारी नेताओं का विशेष रूप से योगदान रहा। निरंतर शोषण से पीड़ित नील की खेती करने वाले किसानों को 1917-18 में महात्मा गांधी ने चंपारण विद्रोह के लिए प्रेरित किया। संभवतः किसानों के हितों की रक्षा की दृष्टि से यह गांधी जी द्वारा संचालित प्रथम विद्रोह था। इसका किसानों को वांछित लाभ भी प्राप्त हुआ कि अंग्रेजी सरकार ने भू राजस्व का 1/4 भाग माफ कर दिया। इस विद्रोह की सफलता से प्रभावित होकर पुनः महात्मा गांधी व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खेड़ा सत्याग्रह किया, जो सरकारी शोषण के विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया कहा जा सकता है। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप कृषकों को कुछ सुविधाएं देने के लिए सरकार को बाध्य होना पड़ा। इसी प्रकार 1928 में बारदोली किसान आंदोलन का सूत्रपात हुआ। इस आंदोलन के फलस्वरूप कि कई कृषक संगठनों का गठन हुआ, जिसने अंततः 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का स्वरूप ग्रहण किया और इसकी सदस्य संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई। इसका प्रथम अधिवेशन लखनऊ में संपन्न हुआ था। दोस्तों, आपको ये भी जानना चाहिए कि बारदोली सत्याग्रह में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। इसके बाद हम देखते हैं कृषकों में नवीन उपकरणों का प्रयोग, क्योंकि इसके बाद आज़ादी मिली और फिर नए समय आया जो तकनीकी और वैज्ञानिकता का युग था। इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से नवीन उपकरणों का प्रयोग हुआ। आज़ादी के बाद भारत में किसानों की स्थिति में सुधार में मूल रूप से जमींदार उन्मूलन सहायक सिद्ध हुआ। इस काल में कृषि की तकनीक में भी सुधार होने से उत्पादन में वृद्धि हुई। अब किसान कृषि में विभिन्न प्रकार के उपकरणों में जागरूकता आ गई थी और उन्होंने आंदोलन के माध्यम से सरकार के समक्ष मांग करना प्रारंभ कर दिया था। वस्तुओं के भाव गिर जाने पर किसानों ने अपने संगठन के माध्यम से सड़क व रेल मार्ग अवरुद्ध करके अपनी मांगों को मंगवाना प्रारंभ कर दिया। आखिरी बिंदु देखते हैं वर्तमान समय में किसान आंदोलन। किसान अपनी मांगों को लेकर समय समय पर सामने आते रहे हैं। महेंद्र टिकैत व राकेश टिकैत जैसे प्रभावशाली किसान नेता सामने आते रहे हैं। यद्यपि सरकार द्वारा समय समय पर किसानों की स्थिति सुधारने के प्रयास किए जाते रहे हैं, परंतु वे पर्याप्त संतोषजनक नहीं हैं। वस्तुतः अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए किसानों में जागृति की आवश्यकता है, तभी वे उत्पीड़न व शोषण से मुक्त हो पाएंगे। दोस्तों, स्वाभाविक है क्योंकि भारत की आधी से ज़्यादा आबादी किसानों पर आश्रित है।
अगर इन पर ध्यान ना दिया जाए तो हमारे देश में असमानता देखने को मिलेगी। आइए पॉइंट के ज़रिए समझने का प्रयास करते हैं कृषक स्थिति को। मैं आपको शुरुआत से ही यह समझाना चाहता हूं कि केवल आप इन पॉइंट्स को समझ लें और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को याद कर लें तो आप बेहतर तरीके से इस अध्याय को समझ सकते हैं और साथ ही इस समय की स्थिति को और आंसर को भी लिखने में आपको मदद मिलेगी। जैसे सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता आती है, तो इस समय की किसानों की स्थिति। इसके बाद मौर्य काल आता है, फिर गुप्त काल आता है। गुप्त काल के बाद में छोटे छोटे वंश आते हैं जिनका उतना ज़्यादा मायने नहीं रहता। इसके बाद में मध्यकाल आता है। मध्यकाल को आप दिल्ली सल्तनत के रूप में भी लिख सकते हैं। दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद मुगल काल और मुगल काल के पतन के बाद अंग्रेजी शासन आता है। अंग्रेज जो थे वे व्यापारी व्यक्ति थे, इसीलिए उन्होंने किसानों पर दबाव बनाया कि वे व्यापारिक फसलों का उत्पादन करें। तो यहाँ पर व्यापारिक फसलें आती है। फिर स्वतंत्रता संग्राम में किसानों ने भी अपना योगदान दिया, तो यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम का वर्णन आपको करना है। इसके बाद जब हमें आज़ादी मिली तो फिर सरकारों के द्वारा प्रयास किए गए और कृषि में वैज्ञानिकता लाने का काम हुआ। इसके बाद आखिरी बिंदु आता है कि सरकारों से भी कुछ छोटी मोटी भूलें होती रही हैं, इसीलिए किसान समय समय पर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करते रहे हैं। यही कारण है कि आप किसानों की स्थिति को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि 2020-21 में भी भारत में एक बड़े पैमाने पर किसान आंदोलन हुआ, जिसके कारण केंद्र सरकार को अपने संविधान संशोधन को या फिर अपने ड्राफ्ट को वापस लेना पड़ा। तो यहाँ पर आपने देखा शुरुआत से वर्तमान तक कृषकों की स्थिति। उम्मीद है आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। ब्रूस ली कहते हैं, कर्म सही या गलत नहीं होता, लेकिन जब कर्म आंशिक अधूरा होता है, सही या गलत की बात तब सामने आती है। भगवद गीता में भी यही कहा गया है कि आप कर्म कीजिए, फल आपको अवश्य मिलेगा। मेरा काम था वीडियो बनाकर आपके सामने लाना, और आपका काम है इसे पढ़कर अपनी तैयारी और बेहतर करना। मिलेंगे अगले अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।